एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में दो देवरानी जिठानी रहा करती थीं, सुमित्रा और सावित्री। सुमित्रा बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी, लेकिन सावित्री वह अपनी जेठानी सुमित्रा से बहुत जलती थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग सुमित्रा की बहुत तारीफ करते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। सुमित्रा और सावित्री दोनों ही माँ बनने वाली थीं। घर में खुशी का माहौल था। उनकी सास कलावती भी बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद दोनों एक एक बेटी को जन्म देती हैं। सावित्री को बस यह पता करना था कि सुमित्रा की बेटी कैसी है, इसलिए वह नर्स से पूछती है, मेरी जेठानी की बेटी कैसी है, मुझे भी तो बताओ। आपकी जेठानी की बेटी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और आपको पता है उसकी सुंदरता में चार चांद उसके सुनहरी बाल लगाते हैं, जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। आपकी बेटी इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन आपकी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वह जिंदा भी बच पाएगी या नहीं। सुमित्रा सावित्री की बेटी के बारे में सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन जब सुमित्रा की तबीयत के बारे में सुनती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है, और वह जल्दी से अपनी बहन को फोन करती है और उससे कहती है, कावेरी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपनी बेटी को उसकी बेटी के आगे झुकने नहीं दूंगी। उस मनहूस की बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है, और तुझे पता है उसके सुनहरी बाल हैं। तुझे कुछ भी करके उसकी बेटी को बदसूरत करना होगा। बस मेरी ही बेटी के चर्चे होने चाहिए। आज रात को ही काम हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है? सावित्री अपनी बहन को सब समझा देती है कि उसे क्या करना है। रात हो जाने के बाद जब हॉस्पिटल में कोई नहीं था तो कावेरी आती है और सुमित्रा की बेटी को चुराकर एक जादूगरनी के पास ले जाती है। बेचारी नवजात बच्ची, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह जादूगरनी अपने काले साए से उसके बाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है और उसका रंग भी काला कर देती है। कावेरी उसे बदसूरत कर सुमित्रा के पास छोड़कर चली जाती है और अपनी बहन को फोन कर देती है। यह सुनकर सावित्री की सांस में सांस आती है। सच में कावेरी, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तूने उसे गंजी, टकली और काला करा दिया। अब बेचारी चाहकर भी सुंदर नहीं हो सकती। अब बस मेरी बेटी ही राज करेगी और वह दूसरों की दुत्कार सुनेगी। सावित्री बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ समय बाद डॉक्टर सुमित्रा की बेटी को उसके पिता के हाथ में देते हुए बताते हैं कि अब सुमित्रा इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर किशोर दास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किशोर दास की माँ अपनी पोती का चेहरा देखती है तो वह किशोर दास से कहती हैं, अरे रे किशोर दास बेटा, कैसी अभागन बेटी तेरे घर में पैदा हुई है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, और रंग रूप की भी अच्छी नहीं है। काली कलूटी, गंजी, एक भी सर पर बाल नहीं है। घर में आते ही मनहूसियत फैला दी। अभी देख कर आई हूँ सावित्री की बेटी। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। वो है मेरी असली पोती। इसे तो अपनी पोती कहते हुए भी मुझे शर्म आएगी। कुछ समय बाद सुमित्रा का दाह संस्कार हो जाता है और अगले दिन दोनों का नामकरण भी हो जाता है। सावित्री की बेटी का नाम सुहाना, सुमित्रा की बेटी का नाम संजना रखते हैं। किशोर दास अपनी बेटी की जिम्मेदारी सावित्री को देता है और बाहर कमाने के लिए चला जाता है। सावित्री और कलावती दोनों सास और बहू मिलकर बेचारी संजना के ऊपर बहुत अत्याचार करती, उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। समय बीत रहा था, दोनों बड़ी हो जाती हैं। सावित्री संजना को अपने साथ कहीं पर भी नहीं लेकर जाती, उससे घर का सारा काम कराती और उसकी पिटाई भी करती, उसे बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखती। लेकिन सुहाना संजना को बिल्कुल अपनी बहन समझती थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी। अगर बाहर वाला कोई उसका मजाक उड़ाता तो उसे मुंह तोड़ जवाब देती थी। ऐसे ही एक दिन सुहाना संजना से कहती है, अरे संजना, हमें पार्टी में जाना है। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें मेरे साथ पार्टी में नहीं जाना? रोजाना दादी और मम्मी से तो कहती रहती हो कि पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है। चलो, दोनों सो रही हैं, जल्दी चलते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चाची और दादी को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर गई हूँ तो चाची मेरी बहुत पिटाई करेंगी। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। उन्हें लगता है कि तुम मेरे साथ रहकर मेरी तरह बदसूरत हो जाओगी।
अरे यार, जिसे जो कहना है कहने दो। तुम तो बहुत प्यारी हो, रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए और तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तुम सबकी कितनी मदद करती हो। माँ और दादी तुम्हें कितना भला बुरा कहती हैं, फिर भी तुम उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप उनका अत्याचार सहन करती रहती हो। सुहाना ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर सावित्री आ जाती है और वह संजना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्या कहा? तो इस काली कलूटी गंजी मनहूस के साथ बाहर पार्टी करने जाएगी? मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि तू इस गंजी काली के साथ कहीं घूमने नहीं जाएगी। तुझे पता नहीं यह मनहूस है, मनहूस पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मैं नहीं चाहती इसका काला साया तेरे ऊपर भी पड़े। मेरी प्यारी शहजादी बेटी, तू इससे दूर रहा कर। तो मेरी बात क्यों नहीं समझती? और तू सुन गंजी बदसूरत, यहाँ पर खड़ी होकर क्या सुन रही है? बाथरूम में इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, अभी तक नहीं धुले। देखो तो महारानी मेरी बेटी के साथ पार्टी में जाने का ख्वाब देख रही है। मम्मी, अगर संजना गंजी है, काली है, दिखने में मेरी तरह सुंदर नहीं है, तो इसमें इसकी क्या गलती? और मौत और जिंदगी तो हमारे हाथ में नहीं होती। आपको पता नहीं, अगर बड़ी माँ की मौत उसी समय आनी थी तो इसमें संजना की क्या गलती? मम्मी, आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आज मैं संजना को अपने साथ पार्टी में लेकर जाऊंगी। सुहाना अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और उसे अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में ले जाती है। वहाँ पर भी बेचारी संजना का सुहाना की दोस्त बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे अरे सुहाना, यह तो किस नमूने को अपने साथ लेकर आई है? यह कितनी काली बदसूरत है। तू कहाँ और ये कहाँ? इसे देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। बिल्कुल काली गंजी बंदरिया लग रही है। दोस्तों देखो तो कितनी बदसूरत लड़की है। काली गंजी। काव्या, तुम इस तरह से मेरी बहन की इंसल्ट नहीं कर सकती। अगर अभी पार्टी नहीं चल रही होती तो मैं मार मार कर तुम्हारा भर्ता बना देती। हम यह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जहां तुम जैसे लोग इंसानों के रंग रूप को देखकर जज करते हो। संजना चलो, मैं नहीं चाहती यह लोग तुम्हारा और मजाक उड़ाएं। इस तरह सुहाना अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी छोड़कर संजना के साथ घर आने लगती है कि तभी संजना रोते हुए सुहाना से कहती है, देखा सुहाना, मैं इसलिए ही तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी। मेरी वजह से तुम्हारा भी मूड ऑफ हो गया। चाची ठीक ही कहती है, मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। जब कोई मुझे अपना दोस्त नहीं बनाता, मेरी बदसूरती देखकर मुझसे दूरी बनाता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। दादी और चाची के प्यार के लिए तरसती हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरह सुंदर होती तो क्या पता मुझे चाची का, दादी का प्यार मिलता, लेकिन नहीं। इनके सबके बीच में मेरा काला रंग, मेरा गंजा सर आ जाता है। अगर मैं तुम्हारी तरह सुंदर होती तो यह लोग मुझसे नफरत नहीं, तुम्हारी तरह प्यार करते। मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में बदसूरत होना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कहकर संजना बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन बेचारी संजना को कहाँ पता था कि वह तो बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता उसकी चाची ने छीनी है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चिड़िया जख्मी फड़फड़ाती नजर आती है। संजना तुरंत उस चिड़िया के पास जाती है, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी वह चिड़िया कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे इस हाल में देखकर इग्नोर नहीं किया, मेरी मदद की। लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे चिड़िया बना दिया। मैं अपने असली रूप में तभी आ सकती हूँ जब तुम मेरी जादुई कंघी उसके पास से लेकर आ जाओगी। अगर उसने मेरी जादुई कंघी को तहस नहस कर दिया तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान, मेरी शक्तियाँ मेरी जादुई कंघी के अंदर हैं। कृपया करके मेरी मदद करो। संजना और सुहाना दोनों ही परी की मदद करने के लिए उसकी जादू कंघी लेने के लिए जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं। जादूगरनी तपस्या कर रही थी, तभी संजना पीछे से उसके ऊपर वार कर देती है और उसे बांध देती है और परी की जादू कंघी लेकर आने लगती है। तभी वह जादूगरनी संजना से कहती है, बेवकूफ लड़की, तू मेरी सारी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती। देख, तू मेरे से हाथ मिला लेती है तो तेरा बहुत फायदा होगा। मैं तुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दूंगी। तेरे उजड़े चमन में दोबारा से फूल खिलने लगेंगे, तेरे सर पर बाल आ जाएंगे, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। देख, मुझे खोल दे और परी की जादुई कंघी मुझे दे दे।
संजना, मुझे क्या लगता है कि तुझे जादूगरनी की बात मान लेनी चाहिए। देख, अगर तू सुंदर हो जाएगी तो मम्मी, दादी, आस पड़ोस के लोग सब तुझसे प्यार करेंगे। कोई तेरी बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर वह परी मरती है तो मर जाए, हमारी वह क्या लगती है, तुझे तो सुंदरता मिल जाएगी ना। नहीं सुहाना, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। सुंदरता हासिल करने के लिए किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकती। अगर वह परी इस जादूगरनी की मदद से ठीक हो सकती है तो मुझे जादूगरनी की बात नहीं माननी। मैं उस परी की मदद करूंगी। ऐसा कहकर संजना जादूगरनी की बात नहीं मानती और वह परी की जादुई कंघी लाकर उसे दे देती है, जिसकी मदद से वह अपने असली रूप में आ जाती है। तभी परी संजना से कहती है, संजना, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह मेरी जादुई कंघी लाकर कभी नहीं देता। इसलिए तुम्हारी अच्छाई का परिणाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। यह लो मेरी जादुई कंघी, इसे एक बार अपने सर पर घुमाओ, उसके बाद इस कंघी का जादू देखना। परी के कहने पर संजना जैसे ही जादुई कंघी अपने सर पर घुमाती है तो उसके बाल पहले की तरह सुनहरे हो जाते हैं। वह बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, जैसे बचपन में थी। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना बहुत खुश होती है। संजना परी को धन्यवाद कहती है और दोनों बहनें जादुई कंघी लेकर घर आ जाती हैं। संजना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सावित्री आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, तू तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, फिर इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी, संजना की अच्छाई की वजह से इसे परी की जादुई कंघी मिली, जिसकी मदद से यह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। यह तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है, मेरी प्यारी बहन। अच्छा, तो यह बात है। अगर परी की जादुई कंघी से यह बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मेरी बेटी तो कितनी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा सोचकर सावित्री अगले दिन परी की जादुई कंघी जैसे ही सुहाना को करती है तो वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। उसका रंग बहुत ज्यादा काला हो जाता है। अपनी बेटी को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत रोती है कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है और वह सावित्री से कहती है, सावित्री, मुझे संजना के बारे में उसी समय पता चल गया था जब उसने मेरी जादुई कंघी की थी कि तुमने बचपन में कैसे बेचारी से उसकी सुंदरता छीनी। तुम जलन में इतनी आगे बढ़ गई कि तुमने एक बच्चे का उसका बचपना ही छीन लिया। यह भी नहीं सोचा कि यह कदम उठाने से इसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी की सजा मिली है। अब तुम्हारी बेटी ऐसी ही बदसूरत रहेगी। परी जी, चाची की सजा सुहाना को मत दीजिए। चाहे तो आप मेरी सुंदरता सुहाना को दे दो, लेकिन मेरी बहन को पहले की तरह सुंदर कर दो। मैं नहीं चाहती जो दुख तकलीफ मैंने सही है वह मेरी बहन भी सहे। चाची ने जो भी मेरे साथ बचपन में किया वह बहुत गलत था, लेकिन इसकी सजा सुहाना को नहीं मिलनी चाहिए। संजना, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैंने तुम्हें बदसूरत किया, तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया, फिर भी तुम मेरी बेटी के बारे में इतना सोच रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो बेटा, मुझे माफ कर दो। सावित्री को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। संजना अपनी चाची को माफ कर देती है। तभी परी अपनी जादुई कंघी से सुहाना को पहले की तरह सुंदर कर देती है। दादी को भी अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा होता है और वह भी संजना से माफी मांगती हैं। संजना को परी की जादुई कंघी की मदद से चाची का, दादी का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। बहुत समय पहले इस धरती पर कहीं दूर एक गांव में सिंड्रेला नाम की बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखें, रंग दूध की तरह सफेद और सुनहरी घने लंबे बाल। सिंड्रेला सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा दयालु भी थी। सिंड्रेला की माँ की मृत्यु बहुत समय पहले हो जाती है। सिंड्रेला के पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सिंड्रेला अपने पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह से बदल जाती है। तब उसके पिता उसकी जिंदगी में सौतेली माँ और सौतेली दो बहनों को लेकर आते हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली दोनों बहनें सिंड्रेला को एक आंख पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसके सौंदर्य और दयालु स्वभाव से जलती थी। एक दिन सिंड्रेला के पिता काम के सिलसिले से बाहर चले जाते हैं। तभी इस बात का फायदा सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली दोनों बहनें उठाती हैं। सिंड्रेला,
सिंड्रेला कहाँ है? जल्दी मेरे पास आ। पूरा फर्श कितना गंदा हो रहा है। तुझे इस पर धूल नजर नहीं आ रही? ये धूल कौन साफ करेगा? माँ, घर में इतने सारे नौकर हैं तो आप उन्हीं से कहकर ये धूल साफ करा लीजिए। घर में अब एक भी नौकर नहीं है। मैंने सबको नौकरी से निकाल दिया। और जब तुझ जैसी नौकरानी घर में हो तो फिर नौकरों के रखने की क्या जरूरत? आज के बाद तू घर का सारा काम करेगी, झाड़ पोंछे से लेकर कपड़े और बर्तन धोने तक। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर हैरान हो जाती है, मगर बेचारी सिंड्रेला करती भी तो क्या करती। माँ जिंदा नहीं थी और पिता काम के सिलसिले से बाहर गए थे। उसकी सुनने वाला इस घर में कोई नहीं था। सिंड्रेला पूरे घर का काम करती है और सिंड्रेला की सौतेली माँ और दोनों बहनें शॉपिंग करती, आराम करती और बस खाती रहती थीं। सिंड्रेला काम खत्म करने के बाद जब सब खाना खा रहे थे तो वह भी उनके साथ खाना खाने के लिए जैसे ही जाती है तो सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला से कहती हैं, तू मनहूस कहाँ खाना खाने के लिए आ रही है? तुझे खाना खाने की अनुमति नहीं है। जब हम तीनों खाना खा लेंगे उसके बाद हमारा खाना बचेगा। सिर्फ तुझे वही खाना खाने की अनुमति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जा यहाँ से। अभी हम तीनों खाना खा रहे हैं, उसके बाद हमारा खाना बचेगा तो तुझे मिल जाएगा। माँ, इसके पास बहुत सुंदर सुंदर गाउन, लहंगे और फ्रॉक हैं। मुझे इसके सभी कपड़े चाहिए। ये हमारे घर की नौकरानी है तो इसे भी नौकरानी वाले कपड़े ही पहनने चाहिए, इतने सुंदर सुंदर कपड़े नहीं। और हाँ माँ, जिस रूम में हम रहते हैं वो इतना अच्छा भी नहीं है जितना इस नौकरानी का है। आप इसे इतने सुंदर घर में रहने की भी अनुमति मत दीजिए, ये बाहर अटारी में रहेगी। अरे वाह, मेरी दोनों शहजादी बेटियों, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब ये नौकरानी हमारे साथ इस घर में नहीं रहेगी, ये बाहर अटारी में रहेगी। सुन मनहूस लड़की, आज के बाद मैं तुझे काम के सिवा इस घर में ना देखूं। काम खत्म करते ही तू बाहर अटारी में रहेगी और आज से तेरा जो भी कुछ है वो सब मेरी दोनों बेटियों का है। ऐसा कहकर सिंड्रेला की सौतेली माँ और दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं और उनकी थाली का जो भी बचा कुचा खाना होता है वह लेकर रोती हुई सिंड्रेला अटारी में चली जाती है। तभी सिंड्रेला की नजर दो चूहों पर जाती है। सिंड्रेला दयालु स्वभाव की थी। सिंड्रेला को वह भूखे नजर आते हैं, इसलिए अपने थोड़े से खाने में सिंड्रेला उन दोनों चूहों को भी खिलाती है। अब सिंड्रेला की उन दोनों चूहों से दोस्ती हो जाती है। उसके साथ जो भी कुछ होता था वह चूहों से आकर बातें कर लिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन गांव में राजमहल द्वारा एक घोषणा की जाती है। राजकुमार द्वारा राजमहल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए सभी नौजवान लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जो भी लड़की राजकुमार को अपनी शादी के लिए योग्य लगेगी उसे राजकुमार अपनी राजकुमारी बनाएंगे। यह बातें सुनकर सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें खुश हो जाती हैं और वह भागकर घर आती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ कहती है, इस पार्टी में तो तुम दोनों ही सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी। राजकुमार को तुम दोनों में से ही एक को चुनना चाहिए। अब मैं तुम दोनों के लिए बहुत सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आऊंगी और सैंडल भी, जिन्हें पहनकर मेरी दोनों बेटियां किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेंगी। माँ, अगर हम दोनों में से एक की शादी राजकुमार से हो जाती है फिर तो हम सब राजमहल में रहेंगे। अब चलो समय बर्बाद नहीं करते, हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। ऐसा कहकर तीनों माँ बेटी शॉपिंग करने चली जाती हैं। यह सब बातें सिंड्रेला खड़ी होकर सुन रही थी और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों को शॉपिंग पर जाते हुए देखकर सिंड्रेला उदास हो जाती है और रोते हुए सभी काम खत्म करने में जुट जाती है। कुछ समय बाद तीनों माँ बेटी शॉपिंग करके वापस आ जाती हैं और दोनों बस आईने के सामने खड़ी होकर कभी एक लहंगा पहनकर देखती, कभी दूसरा लहंगा पहनकर देखती और यही कहती रहती कि पार्टी में तो सबसे ज्यादा सुंदर वही लगेंगी। बेचारी सिंड्रेला तैयारियां होती हुई देखती रहती है और कुछ दिन बाद अब वह दिन आ ही जाता है जिस दिन सब लड़कियों को राजमहल जाना था। तभी सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला को आवाज लगाती हैं, सिंड्रेला, सिंड्रेला, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता तो है आज हमें राजमहल जाना है और तुम्हें हम दोनों को तैयार भी करना है। अपनी सौतेली बहनों की आवाज सुनकर सिंड्रेला भाग कर आती है और दोनों बहनों को तैयार करने में जुट जाती है। सिंड्रेला जैसे उसकी सौतेली दोनों बहनें कहती रहती हैं वैसा ही तैयार करती रहती है। पूरा दिन उन्हें तैयार करने में ही गुजर जाता है। सिंड्रेला बहुत हिम्मत करती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, राजमहल में सभी नौजवान
लड़कियों को बुलाया गया है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? सिंड्रेला, राजकुमार को पत्नी की जरूरत है, नौकरानी की नहीं। और क्या तुम राजमहल इतने गंदे फटे पुराने कपड़ों में जाओगी? तुम्हारे पास तो हमारे जैसे सुंदर लहंगे और सैंडल भी नहीं है। नहीं, तुम राजमहल नहीं जाओगी। तुम यहाँ रहकर घर की सफाई करोगी और बहुत सारे कपड़े गंदे हैं, उन्हें धोकर इस्त्री करके रखोगी। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी बेटियों के साथ राजमहल जाओ। ऐसा कहकर तीनों माँ बेटी बहुत हंसती हैं और पार्टी में चली जाती हैं। सिंड्रेला उनके जाने के बाद बहुत रोती है। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिताजी मेरे साथ होते तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता। मैं पार्टी में जरूर जाती। वो मेरे लिए सुंदर लहंगा लेकर आते और सैंडल भी लेकर आते। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई और पिताजी काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं और मैं यहाँ अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों का जुल्म और अत्याचार सह रही हूँ। काश मैं भी पार्टी में जा सकती, सब लड़कियों की तरह। वहाँ कितना मजा आ रहा होगा। ऐसा कहकर सिंड्रेला रो रही थी। तभी अटारी में एक रोशनी होती है। पहले तो सिंड्रेला समझ नहीं पाती कि ये रोशनी कैसी है। वह उस रोशनी को देखती रहती है। तभी उस रोशनी से एक सुंदर परी प्रकट होती है और वह सुंदर परी सिंड्रेला से कहती है, मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत। तुम भी महल में पार्टी में जाओगी? क्या मैं भी पार्टी में जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो, कितने गंदे कपड़े हैं। मेरे पास तो ना ही लहंगा है और ना ही सैंडल। मैं पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? सिंड्रेला, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे एक कद्दू, 2 चूहे और एक चिड़िया की जरूरत है। परी की बातें सुनकर सिंड्रेला खुश हो जाती है और वह भागकर जाती है। एक कद्दू लेकर आती है और अपने दोनों दोस्त चूहों को लेकर आती है और एक चिड़िया को भी। तभी वह परी अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल देती है और दोनों चूहों को घोड़ा बना देती है और चिड़िया को चालक। सिंड्रेला, तुम्हारी बग्गी और चालक दोनों तैयार हैं। अब तुम्हें जरूरत है एक सुंदर लहंगे और सैंडल की। ऐसा कहकर परी सिंड्रेला को एक जादुई लहंगा देती है और सैंडल, जिन्हें पहनकर सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। तभी परी सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला, तुम पार्टी में जा रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा जादू सिर्फ 12 बजे तक ही चलेगा। 12 बजे से पहले पहले तुम्हें यहाँ लौट कर आना है। 12 बजे के बाद तुम अपने पुराने रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला परी की बातें बहुत गौर से सुनती है और वह समझ जाती है कि उसे 12 बजे से पहले पहले घर वापस आना है। सिंड्रेला बग्गी में बैठकर राजमहल चली जाती है। जैसे ही सिंड्रेला राजमहल में प्रवेश करती है तो बस सबकी नजरें सिंड्रेला को ही देखती हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन भी उसे पहचान नहीं पाती। तभी राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर जाती है और उन्हें पहली ही नजर में सिंड्रेला से प्यार हो जाता है। राजकुमार सिंड्रेला की तरफ बढ़ रहे थे और सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों को लग रहा था कि वह उनकी तरफ आ रहे हैं। राजकुमार तो मेरी तरफ आ रहे हैं, देखना ये मेरे ही साथ डांस करेंगे। नहीं, राजकुमार मेरे साथ डांस करेंगे। ऐसा दोनों बहनें कह ही रही थीं। तभी राजकुमार सिंड्रेला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुंदर लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? राजकुमार की बातें सुनकर सिंड्रेला शर्मा जाती है और उनके साथ डांस करती है। सिंड्रेला को राजकुमार के साथ डांस करते करते कब समय बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तभी उसकी नजर सामने लगी घड़ी पर जाती है तो 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थी। तभी सिंड्रेला राजकुमार को छोड़कर राजमहल से बाहर निकल जाती है और भागते भागते सिंड्रेला की एक सैंडल महल में ही रह जाती है। राजकुमार उस सैंडल को उठाकर अपने सैनिक से कहते हैं, यह सैंडल जिस लड़की की भी है, मुझे वह लड़की चाहिए, चाहे तुम्हें पूरे राज्य के सभी लड़कियों को यह सैंडल पहना पहना कर क्यों न देखनी पड़ जाए। सिंड्रेला घर आकर बस राजकुमार के सपने ही देखती रहती है, कैसे वह राजकुमार के साथ डांस कर रही थी। सिंड्रेला बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार के सैनिक वह सैंडल गांव की सभी एक एक लड़की को पहनाकर देखते हैं, लेकिन किसी को भी सैंडल फिट नहीं होती। तभी सैनिक सिंड्रेला के घर आते हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को रूम में बंद कर दिया था। तू मनहूस
सैंडल पहनकर नहीं देखेगी, तू यहाँ रूम में बंद रहेगी। मगर माँ, वह सैंडल तो गांव की सभी लड़कियों को पहनकर देखनी है, वह सैंडल मैं भी पहनना चाहती हूँ। सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला की एक नहीं सुनती और उसे रूम में बंद कर बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैनिक सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों को वह सैंडल पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सैंडल उन्हें भी फिट नहीं होती। सैनिक उदास होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी सिंड्रेला को बाहर निकालने में उसके दोनों दोस्त चूहे उसकी मदद करते हैं। तभी भागते हुए सैनिक के पास सिंड्रेला आती है और उनसे कहती है, ये सैंडल मैं भी पहनकर देखना चाहती हूँ। तीनों माँ बेटी हंसने लगती हैं, यह सोचकर कि सिंड्रेला तो पार्टी में गई ही नहीं थी, तो ये सैंडल इसके भी नहीं आने वाली। लेकिन जैसे ही सिंड्रेला सैंडल पहनती है तो उसके बिल्कुल फिट आ जाती है। यह देखकर तीनों माँ बेटी चौंक जाती हैं और सैनिक सिंड्रेला को अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। राजकुमार सिंड्रेला से कहते हैं, तुम ही वह सुंदर लड़की हो जो मेरे साथ पार्टी में डांस कर रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी बनाना चाहता हूँ। सिंड्रेला राजकुमार से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। सिंड्रेला राजमहल में राजकुमार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है और सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें हाथ मलती रह जाती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।